हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2023 के सभी पेपर करवा दिए हैं, 2022 के 2 पेपर करवाए हैं और ये पेपर 2021 का है। ये पेपर हुआ था 24 अगस्त 2021 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इनके क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। साड़ी वाले, ग्राफ वाले और गद्यांश के जो क्वेश्चन है उनको मैंने छुड़वा दिया है। आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास बचा है। तो इस समय में उन प्रश्नों को देख लीजिए जिनके पूछे जाने की संभावना है। करंट अफेयर के प्रश्न तो रिपीट होते नहीं हैं, वो तो करंट अफेयर से लिए जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, इनके प्रश्न ऐसे हैं जिनके रिपीट होने की संभावना होती है, इसीलिए इन प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? यानी कि इनका क्रम बताना है, इन शासकों का काल क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले इन चारों शासकों में सबसे पहले शासन किसने किया? इल्तुतमिश ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर से शाह सूरी ने, फिर अकबर ने। तो इस क्रम में आपका जो विकल्प सही होगा, पहले आएगा चौथा, फिर आएगा तीसरा, फिर आएगा पहला, फिर दूसरा, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से संत, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? पहला विकल्प है तुकाराम, दूसरा विकल्प है चैतन्य, तीसरा विकल्प है नामदेव और चौथा विकल्प है शंकराचार्य। तो संत शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तुकाराम 17वीं सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। उन्हें महाराष्ट्र में तुकोबा तुकोबा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला विकल्प है लॉर्ड क्लाइव, दूसरा विकल्प है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा विकल्प है लॉर्ड लिटन और चौथा है लॉर्ड रिपन। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चरक संहिता, चरक संहिता का संबंध है किससे है, ये बताना है। पहला विकल्प है राजनीति, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा है वास्तुकला और चौथा है गणित। तो चरक संहिता का संबंध किससे है? चरक संहिता का संबंध है चिकित्सा से। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चिकित्सा। ये एक संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो सही नहीं है वह हमें बताना है। तो लिखा है 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, ये सही लिखा है। 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत, ये भी सही लिखा है। 662 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी सही है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी, बल्कि 1707 ईस्वी में हुई थी। तो यही गलत है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है दादा भाई नौरोजी, दूसरा विकल्प है WC बनर्जी, तीसरा विकल्प है फिरोज शाह मेहता और चौथा विकल्प है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 1892 और 1895 के बीच उन्होंने यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में काम किया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? पहला विकल्प है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, दूसरा विकल्प है तिलक और लाला लाजपत राय,
तीसरा है तिलक और विपिन चंद्र पाल और चौथा है तिलक और अरविंद घोष। तो सन 1915-16 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। हमें मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। तीसरे से मिला देंगे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले। तो इस क्रम में देखते हैं आपका कौन सा विकल्प सही है। नीचे विकल्प लिखे हुए हैं। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का पांचवा, यानी कि आपका जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया है, याद रखिएगा। अब और विकल्प लिखे हुए हैं, जैसे सरदार पटेल, तो इन्होंने क्या कहा था? मैं केवल एक ही संस्कृति जानता हूँ जो कि कृषि है। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया है? आराम हराम है। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है पट्टाभी सीतारमैया, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है जेबी कृपलानी। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तब ये प्रस्ताव किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला विकल्प है झेलम, दूसरा विकल्प है रावी, तीसरा विकल्प है चेनाब और चौथा है व्यास। तो सलाल पन बिजली योजना ये चेनाब नदी पर है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसंत विषव होता है। पहला विकल्प है 21 मार्च, दूसरा है 18 जून, तीसरा है 23 सितंबर और चौथा है 22 दिसंबर। तो वसंत विषुव होता है 21 मार्च को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है जस्ता, दूसरा विकल्प है इस्पात, तीसरा है तांबा और चौथा है एल्यूमिनियम। तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना ये प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा केरल। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये असम में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे रहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? पहला विकल्प है कावेरी, दूसरा विकल्प है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है गोदावरी। तो इसमें बताना है हिमालयी तंत्र की नदियां। तो हिमालयी तंत्र की नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी दूसरा और तीसरा बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, दूसरा है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, तीसरा है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर और चौथा है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो बैंक है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? पहला विकल्प है कोई असर नहीं होगा, दूसरा है घट जाएगी, तीसरा है बढ़ जाएगी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यदि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन बढ़ जाएगी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है? पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है मिश्रित और चौथा है वैश्विक। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही है, पूंजीवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? पहला है आरबीआई गवर्नर, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है वित्त मंत्री, चौथा है वित्त सचिव। तो 100 रुपए का जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। फेमा जो है एक विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है और यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? पहला है राज्य सूची में, दूसरा है समवर्ती सूची में, तीसरा है संघ सूची में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये शामिल है राज्य सूची में। पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पहला विकल्प है मूल अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है राज्य के नीति निदेशक तत्व और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ये किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से ये पूछा गया है? तो ये अनुच्छेद 21A से संबंधित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प है BR अम्बेडकर और चौथा है BN राव। तो संविधान सभा के पहले सत्र में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। कब किया गया था? 1946 में। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं अनुच्छेद 29 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा। ना ही किसी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित किया जाएगा। यह अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 24 कहता है। तो ये भी साथ में याद रखिए, इसमें आपका सी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है?
27 नंबर का प्रश्न है। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। सी विकल्प इसमें सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है। पहला विकल्प है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा है सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का बताना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है 75%। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संतरे में बहुतायत में होता है, तो संतरे में बहुतायत में विटामिन सी पाया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैथमेटिक्स का है। चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका मान बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। चलिए देखते हैं। इसकी जगह मान लेते हैं x। 196 14 का वर्ग है, बाहर लिख लेंगे इसको। 72 बटे में 56। x का मान हमें निकालना है। ये 14 चले जाएंगे 72 के गुणा में और नीचे बचेंगे 56। तो 14 चौके 56 और 4 से 72 कट जाएंगे। 4 एकन 4 और 4 हुआ 32। यानी कि √x बराबर कितना आ गया? 18। x का मान बताना है, 18 का वर्ग कर देंगे। 324 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका सी विकल्प सही होगा, 324। चलिए आगे बढ़ते हैं। बत्तीस नंबर का प्रश्न है। लिखा है, ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे 885 गुणा 885 गुणा 885, यानी कि 885 का घन लिखा हुआ है। इसी तरीके से प्लस लगा है, ये 115 का घन लिखा हुआ है। अब इसके घन को हम सरल रूप में लिखेंगे ए क्यूब धन बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और उसे खोल कर लिख देंगे बाकायदा। ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, विस्तारित रूप में लिख देंगे ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है फॉर्मूला। ये जो नीचे वाले हैं ये कट जाएंगे, ऊपर जो आएगा मान इसी तरीके का ऊपर आएगा, उससे ये नीचे वाले कट जाएंगे। ए प्लस बी बचेगा सिर्फ, यानी 885 प्लस 115। आपका उत्तर आ जाएगा 1000। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय बहुत कम है, डिटेल में अब समझाने का समय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आप मान निकालेंगे तो आपका मान इतना निकल के आएगा। ये जो लिखा हुआ है इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इस तरीके से। √5 माइनस √3 इतने का ही ऊपर गुणा कर देंगे और इसे कर लेंगे हल, आपका मान आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो काफी बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर निकालेंगे 16% आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 4 खिलाड़ियों की औसत आयु दी गई है। ये 4 की दी गई है, पहले हम 4 का
18.5 में गुणा करेंगे, हमें 74 मिल जाएगा। इसका काम आगे है। फिर क्या लिखा है, अगर कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। तो 18.5 का 20% निकालें, निकलेगा 22.2। अब औसत, ये कितने की औसत आयु हो गई, 5 लोगों की, तो इसमें 5 का कर देंगे गुणा, 111 मिलेगा। ठीक, अब क्या करें, जो 74 निकाला था ये 74 इसमें से घटा दें, हमें मिल जाएगा 37 वर्ष। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न आपको औसत का जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकल का विलोम है। कल मैंने आप लोगों को 200 विलोम शब्द करवाए थे, यदि वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका विलोम शब्द गलत नहीं होगा। छोटा सा वीडियो है, 15 मिनट में मैंने 200 विलोम शब्द करवाए हैं। 200, तो एक दो तो उसमें से फंस ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकल का विलोम बहुल होता है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, अहंकार है। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला मनोहर होता है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, नीचे शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, तो शुद्ध लिखा हुआ है महत्वाकांक्षी, ये लिखा हुआ है शुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 से 43 तक पैसेज से देने हैं उत्तर। तो पैसेज में क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर पैसेज पढ़िएगा, तो उत्तर ढूंढने में आसानी होगी, और क्वेश्चन का भाव समझने का प्रयास कीजिएगा, आखिर पूछा क्या गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। फेमस का क्या होता है, पॉपुलर, फेमस माने प्रसिद्ध, पॉपुलर माने प्रसिद्ध। अगला है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम बताना है, तो ट्रांसपेरेंट का होता है ओपेक, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी, नरविज्ञानी, तो ये किससे संबंधित होगा, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है पौधे, दूसरा है पशु, तीसरा है मानव, और चौथा है पर्यावरण। तो नरविज्ञानी मानव से संबंधित है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। पहला है दही, दूसरा है मक्खन, तीसरा तेल, और चौथा पनीर। तो दही, मक्खन, पनीर, ये तीनों ही दूध से बनते हैं, लेकिन तेल नहीं बनता, यही भिन्न है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, तो इसे सॉल्व करेंगे, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रक्त संबंध का है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने क्या कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो रीता निखिल की बुआ है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। तो 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में सोमवार की संख्या बतानी है। तो 25 अगस्त को गुरुवार है, तो सोमवार 5 होंगे, हल कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं। इन प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस की होगी, ये प्रश्न प्रैक्टिस पर आधारित हैं। अब इतना समय नहीं है कि आप इनका
पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देख पाएं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं है? तो पटना में नहीं है। ये प्रश्न जो हैं ये करंट अफेयर के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको छोड़ते हैं। दस प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। चलिए 61 नंबर का प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं बताइए आप लोग। 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। पहला विकल्प सही है। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है मलयालम। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या है 550। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? पहला विकल्प है नेपाल, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा म्यांमार। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ सार्क दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। सार्क की स्थापना ढाका में 1985 में 7 सदस्य देशों के साथ हुई थी। 7 सदस्य देश शामिल थे जब इसकी स्थापना हुई थी। और सार्क का सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। और फिर इसका 8वां सदस्य देश बना अफगानिस्तान। यानी कि वर्तमान में सार्क में 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। तो यही इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? ये तो प्रश्न बहुत ही इजी है। पहला विकल्प है बंगलुरु, दूसरा दिल्ली, तीसरा औरंगाबाद, चौथा लखनऊ। तो औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम किसका है बताइएगा? केरल का है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे निकट है बुध। क्रम याद रखिएगा, सबसे निकट है बुध, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। कुल 8 ग्रह हैं। 8 के नाम याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके ये जो प्रश्न है गद्यांश पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो प्रश्न है ये भी गद्यांश पर आधारित हैं। गद्यांश से संबंधित प्रश्न कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। गद्यांश ध्यान से पढ़िएगा, आपके उत्तर आपको उसी में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न ग्राफ पर आधारित हैं। इन्हें बहुत ध्यान से कीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें बहुत ध्यान से कीजिएगा। थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा दीजिएगा इन प्रश्नों को। ग्राफ वाले प्रश्न और ये सारणी वाले प्रश्न हैं। तो इनको मैंने हल नहीं करवाया है। मैंने सिर्फ वही प्रश्न हल करवाई हैं जो आपको याद हो जाएं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। संभावित प्रश्न है जो, क्योंकि कई प्रश्न पिछले वर्षों से लिए जाते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।